गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 10, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ नए और कुछ थोड़े से पुराने टॉपिक लेके आया हूं। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टाइम स्टैम्प मिल जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपको पहले बहुत अच्छे से आता है, उसके ऊपर आपकी कमांड है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो और उस लिस्ट में जो टॉपिक आपको लगता है नए हैं, आपको करने चाहिए, उसके ऊपर क्लिक करके आप पर्टिकुलर टॉपिक को भी देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ होता है। कुछ स्टूडेंट का एक कमेंट आता है कई बार कि सर ये डॉक्यूमेंट कहां से डाउनलोड करें। देखिए इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होता है, उस पे जाकर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपको मिलता है। एनालिसिस देखने के बाद आप उसको 5 मिनट रिवाइज करिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने में आई कैन गारंटी कि आपकी बहुत अच्छी मोस्टली टॉपिक पे कमांड बन जाती है, क्योंकि लगातार न्यूज एक देखिए 2-4 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो कम से कम को 3-4 महीने तो फैमिलियर होने के लिए देने पड़ेंगे, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, चलिए लेकिन अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है, आप डेली यहाँ पे आते हो, तो प्लीज एक बार जो है लाइक बटन जरूर क्लिक किया करो। ठीक है, और अपनी थोड़ी अटेंडेंस भी दे दिया करो मुझे, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन से हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो आके देखते हैं। ठीक है, और कभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी आपको ठीक लगे आप जाके कर सकते हैं। चलिए तो पहले टॉपिक से बढ़ते हैं भाई। आज का पहला जो टॉपिक है वो डायरेक्ट टैक्स के बारे में अच्छा मैं बता देता हूँ, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स का एक टॉपिक रहने वाला है, थोड़ा बताऊंगा वो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है, नुकसान क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के साथ थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो इकोनॉमी का ज्यादातर ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, लेकिन मैं आपको हल्का फुल्का बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो 2 घंटा आपको यहीं पे लग सकता है। हल्का सा आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में आइडिया दूंगा। इंडिया की एक कंपनी है, कप सिरप बनाती है भाई, उसकी वजह से गाम्बिया के अंदर जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। थोड़ा सा बाला बार एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, हालांकि रिपीटेड सा कंटेंट है बट स्टिल हल्का फुल्का बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ अभी डेवलपमेंट हुआ है। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, हम लोगों ने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये फोर्सेज होती क्या है, कैसे काम करती हैं, इंडिया का यहाँ पे क्या रोल रहा है, थोड़ी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल भी मिस मत करना, देखना इसको जरूर। दिल्ली पोल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो GRAP एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होता है यहाँ पे, और इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो इसलिए आज को थोड़ा हल्का सा बताऊंगा आपको, क्योंकि एक्सप्लेनर सेक्शन का ये पार्ट है। और यू नो वेरी वेल कि अभी अक्टूबर शुरू हो गया है, अभी धान की कटाई भी शुरू हो गई है, तो स्टबल बर्निंग के केसेस बढ़ेंगे। दिवाली भी आने वाला है, तो दिल्ली में पोल्यूशन इस समय बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, तो दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। चिप्स आर फ्यूचर, तो ये हम लोग जो है किसी चिप्स की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो थोड़ा जानेंगे उनका क्या कहना है इसके बारे में। पीस के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में छोटा सा एडिटोरियल है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैसे तो ये सेल्फ स्टडी के लिए डाला हुआ मैंने यहाँ पे, पर ठीक है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेसिक इकोनॉमी का टॉपिक है ये, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे सकता हूँ। चलिए तो भैया बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। कहता है कि भैया 7.45 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स क्रॉस हाफ ऑफ द टारगेट। टारगेट का मतलब क्या कह रहा है ये, देखिए हर साल जो है बजट में क्या होता है, बजट में सरकार ये बताती है कि भाई हम लोग कहाँ से हमारी इनकम होगी, बजट में सरकार ये बताती है कहाँ से हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। बजट का मतलब यही तो होता है ना, हमारा मंथली बजट होता है, हमें घर से कुछ पॉकेट मनी मिलती है, वो हमारी इनकम होती है, हम उसमें से कुछ खर्चा करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। कभी कभी बजट सरप्लस भी हो जाता है, कभी कभी बजट जो है वो डेफिसिट भी हो जाता है, तो यही होता है ना बजट। तो सरकार इनकम कहाँ से करेगी, हर साल बजट में सरकार के द्वारा ये पार्लियामेंट में बताया जाता है। इस इनकम का बहुत बड़ा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो डायरेक्ट टैक्स से आता है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आता है, और भी बहुत सारी इनकम होती है सरकार की। ठीक है, तो एक सरकार अपना ना टारगेट रखती है हर साल के, इस बार हम लोग डायरेक्ट टैक्स से इतना पैसा कलेक्ट करेंगे। तो जितना भी सरकार ने बोला हुआ था बजट में, ऑलरेडी उसका आधा सरकार जुगाड़ कर चुकी है, कलेक्शन कर चुकी है डायरेक्ट टैक्स से। ये कंटेंट जानना इतनी जरूरत नहीं है, कितना परसेंटेज था वो सब आपके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स एज अ कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें वर्ड में लिखा हुआ ना डायरेक्ट, यानी कि जिस आदमी के ऊपर ये डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है उसी आदमी को पे करना होता है, आप इसको जो है दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब बर्डन जिसके ऊपर होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर होती है, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपकी इनकम है भाई, है ना, आप एक साल में जो है 50 लाख रुपए कमाते हो, तो सरकार कहती है कि इतना पैसा कहाँ लेके बेटा कहाँ जाओगे,
थोड़ा पैसा हमें भी दे दो, तो सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाती है। अब वो बर्डन किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? वो भी आपके ऊपर है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये नहीं कह सकते सर मैं नहीं पे करूंगा, मेरा भाई पे करेगा। नो, भाई पे नहीं करेगा, भाई आप ही पे करोगे। इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। हाँ, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर बर्डन होता है वो उस बर्डन को ट्रांसफर कर सकता है किसी और के ऊपर, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब है डायरेक्ट टैक्स में जिसको गोली लगती है उसी को हिट करती है और उसी से खून निकलता है। इनडायरेक्ट टैक्स में गोली किसी और के लिए चलाई जाती है लेकिन वो गोली एक्चुअली में जाके किसी और को लग सकती है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कोई जीन्स खरीदते हो, ठीक है, अब इसके ऊपर सरकार जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर पे करता है, बट क्योंकि बर्डन मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, लेकिन उस बर्डन को ट्रांसफर कर दिया जाता है कस्टमर के ऊपर। ठीक है, तो वो टैक्स एक्चुअली बाद में कस्टमर ही चुका रहा होता है, हम ही चुका रहे होते हैं, लेकिन कलेक्ट किससे किया जाता है? मैन्युफैक्चरर से किया जाता है। तो बर्डन तो मैन्युफैक्चरर के पास है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो यही है पूरा डायरेक्ट टैक्स का खेल जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सिटीजन की, और अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका, पर्सनल इनकम टैक्स है ना, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट अपने प्रॉफिट पे देते हैं। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो कॉर्पोरेट्स को देना पड़ता है सरकार को, मिनिमम 18% के लगभग कुछ रहता है। कैपिटल गेन टैक्स यानी कि जो ये लगभग दोनों बराबर टाइप के ही होते हैं, जिसमें अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो शेयर मार्केट वगैरह में, तो उसमें आपको जो पैसा कमाया जाता है, ठीक है, वो। इसके अलावा जैसे जो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता है। वेल्थ टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के, थोड़े से आपको मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली लगाया जाता है, और ये इनडायरेक्टली होता है। बेसिकली जो फाइनल कंज्यूमर होता है वही इसको पे करता है। इंसिडेंस का मतलब ये होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है, उसे इंसिडेंस कहते हैं। अगर मेरे ऊपर लगाया जा रहा है तो मैं इंसिडेंस होता हूं, आपके ऊपर लगाया जाए तो आप इंसिडेंस होते हो। तो डायरेक्ट टैक्स में जो है एक ही आदमी के ऊपर इंपैक्ट होता है, उसी आदमी के ऊपर इंसिडेंस होता है, मतलब बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, राइट। हम लोगों ने बात कर लिया। डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी इनकम की प्रोग्रेस होती है, उसी के हिसाब से आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है, आपकी टैक्स रेट की भी प्रोग्रेस होती है। समझ रहे हो? अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो कम टैक्स होगा, 50 लाख है ज्यादा टैक्स होगा, 5 करोड़ होगा ज्यादा टैक्स होगा। यानी प्रोग्रेस, टैक्स की प्रोग्रेस होती है, इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब दो तरह का हो सकता है वैसे तो, लेकिन रिग्रेसिव टैक्स से बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई अगर आपकी इनकम कम है या आपकी इनकम ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को बराबर टैक्स देना पड़ता है। मतलब जैसे जीन्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, अब भाई ये जीन्स मैं जाके खरीदूं मुझे भी उतनी की मिलेगी, अडानी आके खरीदेंगे उसको भी उतनी मिलेगी, जबकि मेरी इनकम कम है, अडानी की इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों के ऊपर टैक्स बराबर लग रहा है, तो वो रिग्रेसिव हो गया कहीं ना कहीं। डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव होता है, गरीब आदमी के ऊपर कम लगाया जाता है, अमीर आदमी के ऊपर ज्यादा लगाया जाता है। ठीक है, कॉस्ट जो है डायरेक्ट टैक्स की ऑफ कोर्स हाईयर होती है, इसकी जो है वो लोअर होती है। टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है डायरेक्ट टैक्सेस में, लोग टैक्स की चोरी वगैरह कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आप जो है उसकी चोरी वगैरह नहीं कर सकते। एग्जांपल आपको यहाँ पे डाल दिया है। एडवांटेज क्या होता है डायरेक्ट टैक्स का, ये ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। तो वैसे भी हमारा जो इकोनॉमी का सेक्शन होता है, इकोनॉमिक सेक्शन में टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, काफी सवाल यहाँ से आते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? पहले इकोनॉमिक बैलेंस बनता है, एंश्योर इक्वालिटी एंश्योर होती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आम आदमी होता है ना, वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। सर्टेनिटी, मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट को ये एक गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि भाई इतनी इनकम तो आपकी होगी ही होगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक इनकम, देखिए सरकार को पैसा चाहिए होता है ना यार, इतनी सारी चीजें सरकार करती है, इतने सारे एम्प्लॉइज होते हैं गवर्नमेंट, तो उनको भी सैलरी देना रहता है, डिफेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो सरकार कम से कम सर्टेनिटी बनी रहती है ना, कितना पैसा मेरे पास आएगा ताकि मैं इनिशिएटिव ले सकूंगा, नई स्कीम चलानी है सरकार वो चला सकती है। इन्फ्लेशन इश्यूज को जो है यहाँ पे टैकल किया जा सकता है इसकी वजह से, क्योंकि टैक्स वगैरह कम या ज्यादा करके सरकार जो है मार्केट में डिमांड्स को रेगुलेट कर सकती है, और डिमांड और इन्फ्लेशन आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, आपको पता ही है। डायरेक्ट टैक्स का एक और बेनिफिट होता है जो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, और जो यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। ये एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए यूज होता है, समझ रहे हो? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टैक्स इसलिए भी लगाया जाता है, आप ये समझ रहे हो? जैसे एक बहुत अमीर आदमी है, ये साल में 10 करोड़ रुपए कमाता है, और एक दूसरा गरीब आदमी है बेचारा जो साल में जो है
2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। इसकी फैमिली में 4 लोग हैं, इसकी फैमिली में चाहे जितने मर्जी, क्या फर्क पड़ता है, 10 करोड़ में तो 10 की फैमिली भी काम चलाया जा सकता है। तो होता क्या है, सरकार इस आदमी के ऊपर टैक्स लगाती है। मान लो इसके ऊपर सरकार ने जो है 30% का टैक्स लगाया। अब इससे सरकार पैसा कलेक्ट करके कहां देगी, यहां देगी। अब वो डायरेक्ट तो नहीं देती है, हाँ हालांकि बहुत बार डायरेक्ट भी देती है, जैसे सब्सिडी दे दिया आपको, आपका एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी दे दिया आपको, जैसे आयुष्मान भारत के अंदर आपको कुछ इंश्योरेंस दे दिया, मनरेगा में आपको पैसा दे दिया, अब स्कूल ओपन करवा दिए। अब भैया जो सरकारी स्कूल होते हैं ओपन होते हैं, 10 करोड़, इसके बच्चे थोड़ी वहां पे पढ़ेंगे, 10 करोड़ वाले के इसके बच्चे पढ़ेंगे ना, तो वो करवा दिया। सरकारी हॉस्पिटल खुलवा दिए। अब सरकारी हॉस्पिटल में ये तो 10 करोड़ वाला तो नहीं जाएगा, ये 3 लाख वाला जाएगा। तो इसको इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम किया जाता है, इससे पैसा लेके जो है इसको दिया जाता है एक तरह से, ठीक है। और ये सरकार का ही काम होता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए और समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट द डायरेक्ट टैक्स। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसको इवेजन किया जा सकता है, आर्बिट्रेरी स्लैब्स होती हैं, गवर्नमेंट जब चाहे ऊपर नीचे कर सकती हैं उसको। ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, भाई सीधी सी बात है, आपने पैसा कमाया, आपने मेहनत किया दिन रात, और सरकार आपसे आपका परसेंटेज लेके चली जाती है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है वो ग्रोथ होती है। और क्योंकि डायरेक्ट टैक्स अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना, तो लोग ना सेविंग करना बंद कर देते हैं, और सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि लोगों को पता है यार, अगर मान लिया आपने 100 रुपए कमाए, आपको ये पता है कि सरकार 70 रुपए आपसे लेके चली जाएगी, आपके जेब में सिर्फ 30 रुपए बचेंगे, तो पहली बात आप सरकार को बताओगे ही नहीं कि मैंने इतना पैसा कमाया है, और आप बैंक में जाके सेविंग करोगे ही नहीं, तो आप उसको जल्दी जल्दी खर्चा करने की कोशिश करोगे ना। बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। इनकन्वीनियंस तो ऑफकोर्स होता है टैक्स पेयर्स को, उसको भरना पड़ता है, ऑनलाइन जाना पड़ता है ना, वो सारी चीजें, आपकी जेब से पैसा ले लिया जाता है सरकार के द्वारा, आपकी मेहनत की कमाई, तो दिक्कत तो थोड़ी सी है, ठीक है। तो कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों जाके आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। चलिए, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो तो कहते हैं कि भैया ये होना ही नहीं चाहिए, सर्विस टैक्स होना ही नहीं चाहिए। सर्विस टैक्स तो छोड़िए, वो कहते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स को अगर आप खत्म कर दोगे तो लोगों की जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे ना। अब आपकी जेब में पैसा रख के क्या करोगे, खर्चा करोगे, खर्चा करोगे तो भैया इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नई नई प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनोवेशन होगा, ऐसा उनका कहना है। बाकी हर कंट्री के अंदर ही डायरेक्ट टैक्स जो है लगाया जाता है मोस्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाम्बिया पुलिस बिगिन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कफ सिरप डेथ। यार एक बहुत अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है। एक हरियाणा की एक सोनीपत में बेस्ड कंपनी है, माइडन फार्मास्यूटिकल उसका नाम है, और ये कफ सिरप बनाती है, और ये कफ सिरप जो है ये गाम्बिया के अंदर इन्होंने एक्सपोर्ट किया, और अनफॉर्चुनेटली गाम्बिया में कुछ छोटे बच्चों ने उसको लिया कफ सिरप को खांसी भगाने के लिए, और उनकी डेथ हो गई। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है, ये मेड इन फार्मास्यूटिकल की वैसे भी हिस्ट्री काफी खराब रही है। 1-2 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी, दिल्ली में 2-3 बच्चों की डेथ हो गई थी कफ सिरप पीने से। तो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है मेडन फार्मास्यूटिकल। हालांकि मेडन फार्मास्यूटिकल ने कल स्टेटमेंट इशू किया, इन्होंने कहा है कि भाई इनके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि सरकार ने दिए हैं। 3-4 हफ्ते पहले ही एक्चुअली यहाँ पे जो है कुछ ऑडिटिंग वगैरह हुई थी गवर्नमेंट की, वो इसको क्लीन चिट देके गए थे, जहां से इन्होंने वो रॉ मटेरियल मंगवाया हुआ है, मतलब कफ सिरप बनाने के लिए, वो भी एक सर्टिफाइड कंपनी है, काफी रिलायबल कंपनी है। अब देखिए साफ साफ करप्शन यहाँ पे नजर आ ही रहा है आपको भी, राइट। बट प्रीलिम्स में आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में जो है उस कंटेंट का नाम पूछ सकते हैं, जैसे डी इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपने याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये आपसे पूछेगा वो डेफिनेटली। इसमें से जो आपका ये डीईजी है, यानी कि जो डी इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। होता क्या है ना, जैसे दवाइयां, अब दवाइयों को लिक्विड फॉर्म में रखना जरूरी है। भैया अब कफ सिरप है, आप उसको सॉलिड फॉर्म में थोड़ी ना लोगे, लिक्विड फॉर्म में ही लोगे ना, तो वो रूम टेम्परेचर पे कई बार या बहुत ठंडी होती है वो जम जाता है। तो ना जमे ना फ्रीज हो उसके लिए इसके में जो है सेपरेटली ये केमिकल डाला जाता है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप जितनी मर्जी गर्मी में चले जाओ, सर्दी में चले जाओ, आप उसको यूज कर सकते हो इसको और ये टॉक्सिक होता है कभी कभी, ठीक है, बच्चों के लिए काफी डेंजरस होता है। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है, ये वाली 2 लाइनें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। चलिए जी, इंडियन नेवी टू ज्वाइन मालाबार एक्सरसाइज एंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन जापान। ठीक है जी, चलिए ये है क्या पूरा मामला को बता देता हूं मालाबार के बारे में। क्वाड कंट्री हैं हमारे पास चारों, और ये क्वाड कंट्री जो है वो मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन हालांकि अभी तो चारों कंट्री करती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, शुरुआत इसकी यहाँ से नहीं हुई थी, शुरुआत इसकी बहुत पहले हुई थी 1992 के अंदर, पता नहीं कहीं मेंशन किया होगा कि नहीं।
हाँ, 1992 में बेसिकली इसकी सबसे पहली शुरुआत हुई थी और उस समय बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी मालाबार। सिर्फ इंडिया और अमेरिका ने इसको शुरू किया था, ठीक है, 1992 में। फिर बाद में इसके अंदर कुछ जो है जापान भी आ गया, वो बायलैटरल एक्सरसाइज जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो गई। फिर 1995 में भी हम लोगों ने इसको किया, 1996 में भी किया। फिर इंडिया ने 1998 में, आपको पता ही है, हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से कुछ साल तक ये बंद रही एक्सरसाइज। फिर 2002 के बाद अब ये हर साल होती है, ठीक है, हर साल 2002 के बाद से इस एक्सरसाइज को किया जाता है। 2007 में पहली बार जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा बैकआउट कर लिया था 1-2 साल करने के बाद, अब क्योंकि चाइना ने थोड़ा प्रेशर बनाया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। लेकिन अभी आपको पता ही है कि चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन काफी खराब चल रहे हैं ड्यू टू सो मेनी रीजंस। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे परमानेंट मेंबर हो गया है। हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट नहीं किया है मालाबार एक्सरसाइज को, वो 2-3 साल से इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट उसको अभी परमिशन हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो मालाबार के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है जापान में एक और एक्सरसाइज की जाती है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, क्योंकि आपको पता है कि जापान की खुद की कोई ऐसा ऑफेंसिव आर्मी नहीं है, सिर्फ डिफेंसिव आर्मी है। तो अपनी आर्मी का जो है वो टाइम टू टाइम रिव्यू करता है और जो प्रैक्टिस वहां पे की जाती है। तो इंडिया ने अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया नहीं है, में भी जा सकता है, इंडिया नहीं भी जा सकता है। इंडिया अभी जो है एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एंटी टेररिज्म जो है वो ऑपरेशन चल रहा है अभी कंटिन्यूसली, अभी 8 से 13 तारीख के बीच में, 10 तारीख हो गई। तो इंडिया वहां पे भी एंगेज्ड है भाई। और जो मालाबार के अंदर एक्सरसाइज होने वाली है उसकी डेट भी आ चुकी है, 8 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में एक्सरसाइज होगी जो हम लोग करने वाले हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। कहां पे करेंगे? जापान में जाके करेंगे, ठीक है, इंडिया में नहीं करने वाले हैं। मालाबार इसका नाम क्यों रखा गया है? आपको पता ही है कि जो हमारा कोस्ट है, ठीक है, कोस्ट, इंडिया का जो कोस्ट है, मैं कोस्टल एरियाज की बात कर रहा हूं, जैसे दिखा देता हूं आपको, ये है ना। तो हमारे कोस्ट का अलग अलग नाम है, जैसे कोंकण है, कन्नड़ा है, ये क्या है? ये है मालाबार, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है, नदन सिरकार है। तो हमारे कोस्ट का अलग अलग नाम है। तो ये मालाबार बेसिकली इसके नाम पे पड़ा है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। और अब ये तो हर जगह होता है, कभी कभी फिलीपींस वाटर में होता है, कभी कभी जापानीज वाटर में होता है, अलग अलग जगह पे इसको किया जाता है। उसके अलावा और भी कई सारी एक्सरसाइज है जो हम लोग करते हैं, और अमेरिका के साथ भी हम लोग कई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, ठीक है, और स्प्लिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग। जापान के साथ भी करते हैं, जीमैक्स है, शिन्यू मैत्री है, धर्म गार्जियन है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करते हैं, ओसीडी नेक्स्ट जो है, ओस्ट्रा हिंद, कई सारे जो है, पिच ब्लैक, ये थोड़े दिन पहले हुई थी। पैसेज एक्सरसाइज भी हम लोग की जाती है। पैसेज एक्सरसाइज तो बहुत नॉर्मल सी होता है, उसमें क्या करते हैं, मतलब वो शिप को ऐसे लेके जाते हैं, इसमें कोई गोला बारूद यूज नहीं होता है, सिर्फ शिप्स को ऐसे क्रॉस कर देते हैं पैसेज एक्सरसाइज में, ठीक है। और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है आपकी, मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाल दिया है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि मेंस में ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फ्यूचर सिग्निफिकेंस, पास्ट सिग्निफिकेंस क्या है, वो ज्यादा रेलिवेंट होता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ये ठीक है। तो ये थोड़ा आपको इसको देख सकते हैं। चलिए, यूएन पीस कीपर्स नीड रोबस्ट मतलब मजबूत, मैंडेट्स टू बी एबल टू गो आफ्टर द आर्म्ड ग्रुप्स। मतलब पूरा पूरा मामला क्या है, देखिए वैसे तो इनका इंटरव्यू है, कुछ खास चीज इसमें मुझे मिली नहीं इंटरव्यू में, बट स्टिल ये न्यूज में क्यों है तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारी कुछ पीस कीपिंग जो पर्सनल है बीएसएफ के, वो गए हुए थे, एक अफ्रीकन कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, एज अ पीस कीपिंग मिशन गए हुए थे यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और उस मिशन का नाम था जो है मोनुस्को, ये आपने याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछेगा आपसे, वो ये बता रहा हूं, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं, पेपर लीक हो गया प्रीलिम्स का। तो वो वहां पे गए और अनफॉर्चुनेटली जो है वहां पे हमारे 2 बीएसएफ के पर्सनल की डेथ हो गई। अब ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ही है, बट ये चीजें कैसे होती क्यों हैं? देखिए मतलब कितनी सारी कंट्री हैं, वेस्ट एशियन कंट्री हैं, सीरिया है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पे लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसे वहां पे जैसे कई बार ना 2 आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं, एक आर्म्ड ग्रुप ऐसा होता है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक ऐसा होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। अब ये सालों साल लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, टेरिटरी के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो ये दोनों पार्टी अग्री करती हैं कि भाई हमें पीस चाहिए। तो ये आपस में अग्रीमेंट ना करके क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं उनको बोलती हैं कि आप जो है यहाँ पे पीस मेंटेन करवाइए, तो वो अपने पर्सनल को यहाँ पे भेजते हैं और पीस मेंटेन करवाते हैं। बेसिकली एक तो चीज होती यही है, इसके सेंटर में तो यही चीज है। बट
बहुत बार ऐसा होता है कि जो यूएन पीस कीपिंग की फोर्सेस हम लोग वहां पे भेजते हैं, वो दोनों ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई होती है उससे पिस जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉप 10 जो मिलिट्री कंट्रीब्यूटर्स हैं और जो टॉप 10 पुलिस कंट्रीब्यूटर्स है, लिस्ट आपके सामने है। तो पाकिस्तान पहले नंबर पे काफी लोगों को भेजता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, काफी लोगों को कंट्रीब्यूट किया जाता है। और पुलिस की बात करें तो सेनेगल, इजिप्ट, जॉर्डन, बांग्लादेश, इंडिया, काफी ज्यादा पुलिस पर्सनल वहां पे भेजे जाते हैं। इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने 1948 में सबसे पहले पीस कीपिंग मिशन को भेजना शुरू किया था। ये अपने ध्यान रखना है, इसका इनका हेलमेट जो है वो ब्लू कलर का होता है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, इनको ब्लू हेलमेट फोर्स भी कहा जाता है। तो 1948 में सबसे पहली बार जो है इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा था, वहां पे हम लोगों ने इसको भेजा था। उसके बाद लगातार इसको अलग अलग जगह पे भेजा जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज में काफी ज्यादा जो है इसको भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि भाई जो वीएन पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टी की मर्जी से वहां पे जाते हैं। भाई एक पार्टी की मर्जी से जाएंगे तो दूसरे पार्टी वाले उनको अटैक कर नहीं देंगे क्या, तो इसलिए दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, तो ये किसी को भी फेवर नहीं करते हैं दोनों पार्टी में से, ना गवर्नमेंट को करते हैं ना अपोजिशन को करते हैं, तो दोनों पार्टी। नॉन यूज ऑफ द फोर्स एक्सेप्ट इन द सेल्फ डिफेंस, ठीक है, एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट, तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही ये लोग हथियारों का यूज करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी गोला बारूद नहीं चलाते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो आर्मिस्टिक अग्रीमेंट है इजराइल और मतलब बता दिया मैंने, सबसे पहले 48 में वहीं पे किया गया था। तो ये इसका बेसिकली मेन एम होता है सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड करानी है, पॉलिटिकल पीस वहां पे प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। इंडिया काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है, तो इसलिए इंडिया के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहली बार 1950s में इंडिया ने जो है कोरिया वाला जब इशू हुआ था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का आपस में लड़ाई चल रही थी, वहां पे जो है हम लोगों ने मिशन भेजा था। उसके बाद मिडिल ईस्ट में साइप्रस, कोंगो, भैया दुनिया भर के देशों में हम लोग भेज चुके हैं। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2007 में इंडिया पहला दुनिया का ऐसा कंट्री बना था जिन्होंने अपनी एक ऑल वीमेन कंटिजेंट भी भेजा था, यूनेस्पी लाइबेरिया में भेजा था। बेसिकली कंट्री का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, आपका वैसे बता देता हूँ, लाइबेरिया में पहली बार, ठीक है। और उसके बाद से कंटिन्यूस हमारी प्रेजेंस रही है। और इंडिया को नाइल ऑपरेशन, अपर नाइल रीजन में जो है ऑपरेशन करने के लिए यूएन मेडल ऑफ द ऑनर भी मिला है। और अभी तक मेरे ख्याल से 150-160 के लगभग इंडिया की पर्सनल की वहां पे अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई है। तो उसको लेके ही जो है इनसे सवाल पूछे गए हैं कि सब आप इसके बारे में क्या चाहते हो, क्या बात करते हो, क्योंकि इंडिया ने काफी ज्यादा ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन सा क्रिएट किया है यूनाइटेड पीस कीपिंग में। इनका कहना है कि भाई हम लोग भेजते तो पीस कीपिंग के लिए हैं, बट अल्टीमेटली वहां पे जाके जो माहौल होता है वो खराब होता है। पीस कीप करने की बजाय हमें पीस फोर्स करनी पड़ जाती है, समझ रहे हो। पीस कीपिंग का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी एग्री करती हैं, बस आप वहां पे जाके प्रेजेंस दिखाते हो। पीस को एनफोर्स करने का मतलब होता है कि जबरदस्ती आपको पीस एनफोर्स करनी पड़ती है। तो यूएनएस पीस कीपिंग का जब मिशन भेजा जाता है तो ये कह के भेजा जाता है कि दोनों पार्टी एग्री करती हैं, आप वहां पे जाइए मेंटेन करिए, बट अल्टीमेटली वहां पे जाके रियलिटी कुछ और नजर आती है। तो एक तो इंडिया ने यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया है। दूसरी बात, इंडिया ने ये कहा है कि भाई जो लोग पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जो अभी तक मैंडेट में होता नहीं है। एक और चीज है, इंडिया ने ये कहा है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है वहां पे एक दीवार बनाई जाए, वॉल बनाई जाए, वॉल ऑफ ऑनर, तो जहां पे जो पीस कीपर्स की डेथ हुई है उनका नाम वगैरह वहां पे लिखा जाए। तो ये प्रपोजल तो शायद एक्सेप्ट हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अभी तक 179 पीस कीपर्स की डेथ हो चुकी है इंडिया की लास्ट 60 ईयर्स में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हो, बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। मेरे ख्याल से काफी चीजें कवर हो गई है पीस कीपिंग के बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्शन प्लान अगेंस्ट द दिल्ली एयर पोल्यूशन, ये टॉपिक पुराना है और ये जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसमें हम लोगों ने किया था GRAP, ठीक है। एक मिनट इसको जाने दो। हाँ, तो GRAP का मतलब होता है GRAP का मतलब होता है दोस्तों ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड का मतलब होता है स्टेज, है ना, एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। रिस्पॉन्स मतलब भैया जैसी स्टेज होती है उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स करते हो। एक्शन मतलब ऑफ कोर्स एक्शन लेते हो। अब ये कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, ये पोल्यूशन के स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है। पोल्यूशन की तो अलग अलग स्टेज होती हैं,
कभी वो थोड़ा कम पोल्यूटेड होता है, कभी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता है, तो उस स्टेज के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। मतलब जैसे मान लो अगर थोड़ा सा पोल्यूशन हुआ, थोड़ा सा पोल्यूशन हुआ मान लो, तो उस केस में स्कूल कॉलेज थोड़ी ना बंद कर दोगे यार, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी ना बंद कर दोगे। स्कूल कॉलेज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ओड इवन तब चलवाया जाता है जब पोल्यूशन लेवल एक्सट्रीमली हाई लेवल का हो जाता है, तो उसी को कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसा पोल्यूशन का लेवल वैसा ही हमारे एक्शन का लेवल, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। तो हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इसके तहत जो है मेजर लेता है, और आगे आगे थोड़ी सी चीजें आपको और भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक्चुअली जीआरएपी को यहाँ पे कवर कर दिया था, तो इसमें सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के जो एरिया होते हैं उसको भी कवर किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और 2017 के बाद से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और द क्लाइमेट चेंज जो है वो इसको चीजें देखता है। ये तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। तो मल्टीपल स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, दिल्ली है, तो ये मल्टीपल स्टेट्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और इसके लिए जो है जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन के द्वारा, जो सरकार के द्वारा बेसिकली पिछले साल ही बनाई गई थी, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन, तो जो लगातार जो है पोल्यूशन के लेवल को कैप्चर करती है और उसके हिसाब से ही फिर जो है एक्शन लिया जाता है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये जो काम है पहले किसके पास हुआ करता था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास हुआ करता था, जो सरकार ने पिछले साल जो है इस पर्टिकुलर कमीशन को दे दिया गया है, क्योंकि इसकी काम जो है बिल्कुल डेडिकेटेड है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग ये एक्शन लेते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ PM 2.5 और PM 10 की कंसल्टेशन के बेसिस पे लिया जाता था, लेकिन अभी इसके स्कोप को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। बेसिकली क्या है ना, ये इन दिनों अक्टूबर नवंबर के महीने में काफी न्यूज में रहता है, क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है। तो दिवाली के टाइम में एक तो दिवाली वाला पोल्यूशन होता है और स्टबल बर्निंग का पोल्यूशन होता है, भैया दोनों मिक्स होकर दिल्ली में हालत काफी खराब हो जाती है। इस बार जो है वो दिवाली 24 अक्टूबर को है, लेकिन ज्यादातर जो स्टबल बर्निंग होती है वो नवंबर के महीने में होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि भैया शायद इस बार दिवाली पे जो इतनी हालत खराब नहीं होगी, चीजें थोड़ी सी सुधर जाएंगी। अब ये थोड़ा सा देखिए, जो मैंने ऊपर बात किया था ना, स्टेज वाली बात किया था, स्टेज 1 2 3 4, तो ये स्टेज होती हैं। जैसे स्टेज 1 को पुअर कहते हैं, ठीक है, उसमें पोल्यूशन का लेवल ये होता है 201 से लेके 300 अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। फिर एक स्टेज 2 होती है जिसके अंदर वेरी पुअर कैटेगरी होती है। स्टेज 3 होती है जिसके अंदर सीवियर कैटेगरी होती है। एक स्टेज 4 होती है जिसके अंदर सीवियर प्लस कैटेगरी होती है। भैया सीवियर प्लस कैटेगरी में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, समझ लीजिए आप, खांसी शुरू हो जाती है, बहुत हालत खराब हो जाती है सीवियर वाले में। तो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग अलग अलग एक्शन लेते हैं। जैसे स्टेज 1 के अंदर जो है हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर हल्का फुल्का बैन लगा देते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइट के ऊपर, हर जगह नहीं, कुछ स्पेसिफिक साइट के ऊपर जहां पे ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे। कुछ डिमोलिशन एक्टिविटी होती है उसको हल्का फुल्का रोक सकते हैं। सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट उसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई सॉलिड वेस्ट की ओपनली बर्निंग करता है म्युनिसिपल, तो उसके ऊपर फाइन वगैरह लगा सकते हैं। ये स्टेज 1 के अंदर कुछ एक्टिविटी होती है। कभी कभार पानी का छिड़काव किया जाता है सड़कों वड़कों के ऊपर। स्टेज 2 के अंदर जो है थोड़ा सा और सख्त एक्शन लिए जाते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाते हैं। जैसे मशीनों के द्वारा रोड की साफ सफाई करना डेली बेसिस पे, राइट, पानी वानी का छिड़काव करना ऑल्टरनेटिव डेज पे, एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह की चीजें की जाती हैं। स्टेज 3 के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा रोड्स की डेली सफाई की जाती है, पानी की डेली छिड़काव वहां पे किया जाता है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है। जो पार्किंग्स होती हैं उनकी फीस इंक्रीज कर दी जाती है। अब मेट्रो का किराया सस्ता कर दिया जाता है। इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे डेफिनेटली की जाती हैं। भैया स्टेज 4 तो बहुत हैवी स्टेज हो जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दिल्ली के अंदर ट्रक वगैरह की एंट्री बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। जो डीजल व्हीकल्स होते हैं उनकी एंट्री बंद कर सकते हैं। ओड इवन यहाँ पे आप चला सकते हो, स्कूल कॉलेज को बंद कर सकते हो। ये चीजें बिल्कुल फाइनल स्टेज में। प्राइवेट ऑफिस वगैरह को वर्क फ्रॉम होम वो सब आप कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें होती हैं। सिटीजन का भी डेफिनेटली यहाँ पे रोल होता है ऑफ कोर्स, कि बेसिकली मेनली अवेयरनेस के हिसाब से ही है। अब सिटीजन को भी समझना पड़ेगा भैया पोल्यूशन कंट्रोल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो सिटीजन का ही होता है। तो थोड़ा आप भी उसके अंदर जो है कंट्रीब्यूट डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अपने इंजन जो होते हैं व्हीकल वगैरह के, उनका भैया प्रॉपर पोल्यूशन करवाइए, सर्टिफिकेट वगैरह लीजिए। आप रेड लाइट के ऊपर खड़े होते हो तो इंजन को बंद कर दीजिए, ठीक है। अपनी हवा के अंदर, टायर के अंदर प्रॉपर हवा होनी चाहिए। इस तरह की कुछ चीजें जो है सिटीजन भी अपने पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंटेंट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए।
तो आज का एडिटोरियल में हम लोग छोटे छोटे 2 एडिटोरियल करने वाले हैं। ये वाला एडिटोरियल हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ऊपर वाला एडिटोरियल बिल्कुल हल्का फुल्का ही करने वाले हैं क्योंकि ज्यादा इकोनॉमी घुसा दिया उन्होंने इसके अंदर। एक एडिटोरियल में छोटा सा पार्ट ये है भैया पीस प्राइज एंड द पॉलिटिक्स। तो बेसिकली इस बार जो पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला, वैसे तो नोबेल का पीस प्राइज हमेशा से थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी में रहता ही है क्योंकि काफी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। पीस प्राइज यूजुअली पीस प्राइज उनको दिया जा रहा है आजकल पिछले कुछ सालों से जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं या जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। पिछले साल भी दिया गया था, आज इस साल भी दिया गया है। इस साल किसको दिया गया है? बेसिकली यूक्रेन, रशिया और बेलारूस, ठीक है, इनके अंदर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ इंसानों को दिया गया है। वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सब लोग एक ही काम कर रहे हैं बेसिकली। जो अथॉरिटेरियन रूल है, जो मिलिट्री का रूल है मॉस्को के अंदर, उसको अपोज कर रहे हैं। बेलारूस के अंदर ह्यूमन राइट्स की डिमांड की जा रही है, उनको सबको मिला है, ठीक है। देखिए रशिया जो दिमित्री मुनरोतो है, पिछले साल इनको दिया गया था 2021 के अंदर। इनका भी यही काम था। इनका एक न्यूज़पेपर था वहां पे, नवैया गजेटा करके, जो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में लिखा करते थे, ठीक है। तो पिछले साल ये बने थे, इस बार कौन बने हैं? रशिया के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल करके, ये इनका एक न्यूज़पेपर भी आता है, ठीक है। और ये 1987 से जो है ऐसे केसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जो रशिया में ह्यूमन राइट अब्यूज वगैरह वहां पे होता है। उसी तरह से बेलारूस के अंदर जो है एलिस जो है बिलात्स्की हैं, इनको भी ये प्राइज दिया गया है क्योंकि बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं और हालांकि ये जेल में बंद हैं पिछले कई 1-2 साल से। ये भी लगातार जो है बेलारूस में ह्यूमन राइट उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूक्रेन की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रशिया के जो यूक्रेन में चीजें की जाती हैं और इवन जो रशिया यूक्रेन अभी वॉर चल रहा है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इन सबको ये दिया गया है। तो पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि बेलारूस और पुतिन तो वैसे भी खास दोस्त हैं, एकदम चड्डी बड्डी दोस्त हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डेफिनेटली की जाती हैं। तो इनको थोड़ा पीस प्राइज यहाँ पे मिला है। अब ये थोड़ा सा डेफिनेटली पॉलिटिकल तो है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज ये मानता है कि वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के फेवर में बात करेंगे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे पीस प्राइज दिया जाता है। चलिए, तो ये आईएएस ऑफिसर है भैया श्रीवास्तव कृष्णा जी, और काफी बार लिखते हैं द हिंदू के लिए, तो आज फिर इन्होंने लिखा है। तो फेट का मतलब होता है किस्मत। फेट मतलब किस्मत, फॉर्च्यून। फेट ऑफ द चिप्स, अभी यहाँ पे लेज वाली चिप्स की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहा है। विल डिटरमाइन द फेट ऑफ द नेशन। तो आने वाले समय में किसी भी कंट्री की जो किस्मत है वो किसके हाथ में है भैया? वो सेमीकंडक्टर चिप्स के हाथ में है। हालांकि ये स्टेटमेंट काफी बड़ा लग सकता है आपको, लेकिन क्योंकि दुनिया का फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में ऊपर डिपेंड करती है। आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपकी गाड़ियां, हर चीज के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती है, प्रोग्रामिंग होती है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं रहेंगे तो टेक्नोलॉजी भी खत्म, टेक्नोलॉजी खत्म तो आपकी कंट्री का डेवलपमेंट भी खत्म। तो ये बेसिकली इनका यहाँ पे आर्गुमेंट इन्होंने दिया गया है। चिप्स के बारे में कुछ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। देखिए, जो इंसान का जो बाल होता है ना, हेयर होता है, देखिए आपके तो पहली बात ये पता होनी चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह होते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत छोटी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल मोलिकुलर लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे जाके टेक्नोलॉजी होती है, उसे हम लोग ये कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ह्यूमन हेयर जो हमारा एक सिंपल सा बाल होता है वो कितना होता है? 50 to 180 माइक्रोन। काफी छोटा होता है ना। बट एक नोवल कोरोना वायरस का साइज पता कितना था? 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन। नोवल कोरोना वायरस इतना छोटा था। इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स है ना, बहुत एडवांस वाली, भैया वो कोरोना वायरस के साइज से भी आधी होती हैं। सोच के देखिए कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स कितनी छोटी होती होंगी कि एक ह्यूमन आई से हम इसको देख ही नहीं सकते। और उस सेमीकंडक्टर की चिप के ऊपर ना लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रिकल सेटअप्स होते हैं। उसके ऊपर जो है इतने सारे जो है चिप्स लगाई जाती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सोच के देखिए, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके सामने एक ऐसी सेमीकंडक्टर चिप रखी होगी, आप उसको देख नहीं सकते, और उसके ऊपर जो है मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो है उसके ऊपर जो है ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस समय ऐसा कहा जाता है कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन बनाना है ना,
उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो चिप्स बनाना है। एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है। एप्पल के जो नए फोन आए हैं जिसके अंदर A16 बायोनिक चिप लगी हुई है, उस एक छोटे से चिप के ऊपर 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है, तो 1600 करोड़ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं छोटी सी चिप के ऊपर। समझ रहे हो? तो कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। अभी एक ताइवान की कंपनी है काफी इंपॉर्टेंट, TSMC उसका नाम है। इन्होंने एक छोटी सी चिप के ऊपर अभी रिसेंटली 1 क्विंटिलियन ट्रांजिस्टर को प्लेस किया है। 1 क्विंटिलियन मतलब समझ रहे हो ना, एक के आगे 18 जीरो होती हैं। अब सोच के देखिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इस सभी के ऊपर आज की हमारी जो लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ ही कंट्री दुनिया की ऐसी हैं। आप मतलब ये समझ के देखें कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है। एप्पल इतनी एडवांस कंपनी होते हुए भी अपने चिप्स खुद नहीं बना सकती। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी। एप्पल खुद दूसरों से भैया चिप्स खरीदती है, जैसे सीरस लॉजिक, कियोक्सिया, स्काईवोर्ड, TSMC, इनसे अपनी चिप्स खरीदती है। तो किसी भी आम कंट्री के लिए चिप्स बनाना, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ये $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, समझ रहे हो? तो बहुत जरूरी है। ताइवान जो है, ताइवान के अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां पे चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो इनका ये कहना है कि ये बिल्डिंग दुनिया के इस समय सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बिल्डिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। अब ये समझ लीजिए अगर वो बिल्डिंग के अंदर आग लग गई ना, तो पूरी दुनिया में 2-3 साल के लिए जो है व्हीकल्स बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। दुनिया में जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, USA, जापान, नेदरलैंड, थोड़ा बहुत चाइना, इन कंट्रीज के पास थोड़ी टेक्नोलॉजी है जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स बनाते हैं। अब यहाँ पे रशिया का भी इन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है। देखिए रशिया के पास जो हथियार हैं वो 1970s 1980s के बनाए हुए हैं, क्योंकि लेटेस्ट हथियारों के अंदर अगर आपको उनकी एफिशिएंसी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो आपको सेमीकंडक्टर चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली रशिया खुद मैन्युफैक्चरिंग चिप्स नहीं बनाता है। जो चिप्स रशिया के पास है ना, ऐसा कहा जाता है कि उसने चोरी कर रखी है। रशिया खुद चिप्स नहीं बना सकता, और क्योंकि रशिया चिप्स नहीं बना सकता है, इसकी वजह से उसके जो वेपन्स हैं रशिया के, वो बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं है। वो बहुत बार अपने टारगेट चूक जाते हैं। इसका एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कल परसों जो 2-3 दिन पहले अटैक हुआ, एक ब्रिज था, वो ब्रिज जो है वो क्रीमिया को रशिया से जोड़ता है। उस ब्रिज के ऊपर अटैक किया गया बाय यूक्रेन। वो अटैक इतना सटीक था, इतना प्रिसाइज था कि जहां हिट करना था ना, उसी जगह पे हिट किया है एग्जैक्टली, एकदम 100% प्रिसीजन। तो भैया इतना प्रिसीजन कैसे आता है? इतना प्रिसीजन तो तभी आता है ना जब उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत एडवांस होती है। और वो कहां से आती है? सेमीकंडक्टर चिप से आती है। पहले क्या होता था, 70s 80s में क्या होता था, जब चिप्स वगैरह का सिस्टम नहीं था, ज्यादा प्रिसीजन नहीं होता था। क्या आप ज्यादातर GPS का यूज करते थे मैक्सिमम। तो 10 मिसाइल अगर आप किसी टारगेट पे छोड़ देते तो उसमें से 2-3 जाके हिट करती थी। लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रिसीजन हो गया है, जैसा कि इस समय रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन को जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, यूरोप के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिनके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चिप्स लगाई गई हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सी चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया ने, क्योंकि आपको पता है अभी $10 बिलियन का हम लोगों ने PLI लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया है। बट इंडिया में ये क्या सक्सेसफुल होगा, इसके ऊपर सब लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये चिप्स बनाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में साफ पानी चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री जहां पे ऑलरेडी काफी ड्रोट वगैरह चलते हैं, तो इतना साफ पानी आप कैसे प्रोवाइड कराओगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। तो हल्का सा भी पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक चीज ये भी है कि इसको बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली भी चाहिए। और बिजली कहाँ से आएगी भैया? कोल से आती है ज्यादातर तो हमारे यहाँ पे, क्योंकि सोलर विंड वाली की तो भरोसा नहीं है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और बहुत ज्यादा पानी भी चाहिए आपको। इसीलिए जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये बनाएंगे, सफल होगा नहीं होगा वो थोड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि खुद LCD पैनल बनाने के लिए आपको बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, जो इंडिया में भी डेवलप नहीं हो पाई है। तो एक तो इनका ये कहना है कि भाई सरकार ने जो कदम यहाँ पे उठाया है,
उसके प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है सरकार को। आने वाले 20-30 साल 50 सालों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में जो है 15 से 20 बिलियन डॉलर लग जाते हैं एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए। इंडिया ने तो टोटल हमारा बजट ही 10 बिलियन डॉलर का है, तो इसमें हम लोग क्या ही यूनिट बनाएंगे, वो बड़ी सोचने वाली बात है। बट यस, इंडिया ने इस बात को रियलाइज किया है कि आने वाले समय में हमें जो है खुद की चिप्स बनानी पड़ेंगी, छोटी नहीं कम से कम बड़ी बनाओगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो शुरुआत जो हम लोगों ने 10 बिलियन डॉलर से किया है, तो डेफिनेटली जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेंगी तो हम लोग इसके अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज पूरी दुनिया ने रियलाइज कर ली है कि इस अनसर्टेनिटी के माहौल में जो सप्लाई चेन के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, तो आप किसी एक कंट्री के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तो आपको ज्यादा यहाँ पे स्कोप चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वाई इंडिया इंक इज नॉट टेकिंग हनुमान लीप। देखिए वैसे तो ये थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला है, लेकिन ये सीतारमन जी का बेसिकली बयान आया था। इन्होंने कहा था कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उनको जो है हनुमान जी के जैसे रिएक्ट करना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी के पास हिडन पावर्स हुआ करती थी, लेकिन हनुमान जी अपनी पावर को भूल गए थे कि वो उड़ सकते हैं, तो भगवान उनको हनुमान जी को उनकी पावर याद दिलवाई गई थी। तो इनका यह कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है दे आर लाइक हनुमान, अभी वो अपना पोटेंशियल नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, कि वो कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो उनको अपना पोटेंशियल समझने की जरूरत है, उनको इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि इकोनॉमी ग्रो करे और वो भी ग्रो करें। तो हनुमान जी के जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो गड़बड़ इन्होंने कर दी वो कर दिया। देखिए हनुमान जी जो है वो प्रभु श्री राम जी की बात माना करते थे, उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अगर हनुमान है तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे प्रभु श्री राम है? क्योंकि गवर्नमेंट की तो मान ही नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट तो उनको कह रही है भैया इन्वेस्टमेंट करो इन्वेस्टमेंट करो इन्वेस्टमेंट करो, वो कर ही नहीं रहे हैं। तो इनका जो बेसिकली एनालॉजी थे वो थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हो गया। बट एनीवेज, तो इनका कहने का मतलब ये है कि भैया प्राइवेट सेक्टर को इंडिया में और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है, उनको और ज्यादा कैपिटल यहाँ पे जनरेट करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार सारे काम नहीं कर सकती। देखिए 2000 जब मतलब अगर आप बात करें 2011-12 की बात करें, तब से इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो जब मोदी जी 2014 में आए थे तो इन्होंने कहा था कि भाई हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर रहे थे गुजरात के अंदर भी, तो प्राइवेट सेक्टर को काफी सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कहा था 2014 में कि हम लोग मिनिमम गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मतलब बिजनेस से सरकार को दूर रखेंगे। बिजनेस कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। सरकार क्या करती है? सिर्फ रेगुलेट करेगी, सरकार सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगी। तो ये सरकार का काम नहीं है चीजें प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मैन्युफैक्चर करना, नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। अगर आप यूरोप में चले जाओ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, तो वहां पे सरकार ये चीजें नहीं करती है। ये काम सब प्राइवेट सेक्टर को दे रखे हैं। सरकार सिर्फ क्या करती है? आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, रेगुलेशन प्रोवाइड कराती है, बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी, वो सब सरकार प्रोवाइड करवाती है। तो मोदी जी का भी यही कहना था, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का जो पीक आया था ना, वो 2011-12 में आया था। उसके बाद से लगातार इंडिया में जो है प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, राइट। ये तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 2008 में जो बूम आया था वो चीजें अभी तक प्रॉपरली यहाँ पे नहीं आ पाई हैं। प्राइवेट सेक्टर ने उस समय काफी ज्यादा ग्रो किया था, तो ये इस आर्टिकल में कहा गया है। दूसरी एक चीज इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हालांकि पिछले 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो इन्होंने कुछ सालों तक प्राइवेट सेक्टर को काफी मौके दिए कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। सरकारी इन्वेस्टमेंट काफी कम हो रही थी, लेकिन फाइनली अभी रियलाइज किया है सरकार ने कि भैया वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो एनपीए के चक्कर में जो है बैंक वगैरह उनको पैसा देते नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कुछ लोगों को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट इंडिया में काफी डाउन जा रहा है। तो सरकार को जब रियलाइज हुआ कि ये चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने खुद अपने हाथ में जो है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 2022 में आपको पता ही है कि जो बजट में पेश किया गया था सरकार ने, उसके अंदर सरकार ने कैपिटल स्पेंडिंग की बात किया था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात किया था। तो ये मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा तो क्या करें, हम लोग स्पेंडिंग करेंगे। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट्स लोगों का भी ये मानना है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और सरकार इसमें वैसा ही कर रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है और स्पेंडिंग काफी ज्यादा की जा रही है। लेट्स सी इसका क्या इम्पैक्ट होता है। हालांकि काफी अच्छा माना जाता है, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन जा रही है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है काफी बढ़िया तरीका माना जाता है
रिसेशन से बाहर आने के लिए और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो लेकिन ये आर्टिकल मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करूंगा जिनको इकोनॉमी की बेसिक समझ है, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमी की बेसिक चीजें समझ नहीं है, कैपिटल क्या होती है, वेल्थ क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग क्या होती है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, जब तक आपको बेसिक चीजों का टर्म नहीं समझ में आएगा तब तक आप इस तरह के आर्टिकल को नहीं समझ पाओगे। तो पहले अपना बेसिक्स कवर करें, मैं इकोनॉमिक्स में हमेशा यही बोलता हूं आपको। उसके बाद जो है आप आर्टिकल यहाँ पे आके पढ़िए, आपको मजा भी आएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल आपके लिए यहाँ पे डाल रखे हैं, अगर आपका मन करे तो आप इनको भी थोड़ा पढ़ सकते हो, समय लगे, नहीं पढ़ो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।